नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 12 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 चल रहा है और प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट को आपको जैसे कि पता होगा हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हैं, 25-25 क्वेश्चन करके। तो उसी क्रम में ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आज का। पहला क्वेश्चन है, दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है, सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा है ये किसकी दी हुई है। ठीक है, लैंडिस की, चार्ल्स कूले की, किम्बाल यंग की यानी कि के यंग की, या ऑकबर्न और निमकॉफ की। तो देखिए ये जो परिभाषा है ना, ये आपकी दी थी ऑकबर्न और निमकॉफ ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 343 में, 344 में, 345 में या 346 में। तो ये प्रावधान किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन डी 346 से। ठीक है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से जो संबंधित प्रावधान है ये संबंधित है आपका अनुच्छेद 346 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है। 2 नगरीय परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि भाई जो अगर बहुत ज़्यादा क्या है, जैसे एमएनसीज वगैरह हैं, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इस तरह के जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो इससे किस तरह का परिवार बन रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक विस्तृत परिवार है, वो किसी गांव में रह रहा है या किसी कस्बे में रह रहा है और उसके घर से कोई एक व्यक्ति ने बीटेक किया या इस तरह की कोई चीज़ की, तो भाई उसको जॉब उस कस्बे या वहाँ तो नहीं मिलेगी, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको किसी बड़े शहर में, दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इससे वो व्यक्ति वहाँ पर जाकर नौकरी करने, और ये भी कन्फर्म है कि उसको वहीं पर सारी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक, देखिए फिर क्या है, इसके बाद जब उस व्यक्ति का विवाह होगा तो उसका जो पार्टनर है वो भी वहीं पर रहेगा। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही कैसे जो एकल परिवार है वो डेवलप हो रहे हैं, फिर वो भी वहीं रहेगा। जब वो दोनों वहाँ साथ रहेंगे तो वहीं पर उनका जो एक फैमिली है, जो एक उनकी न्यूक्लियर फैमिली है, ये वो बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे जिन प्रकार के परिवारों का निर्माण हो रहा है वो है आपके एकल परिवार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, इसमें आपका ऑप्शन था 2 नगरीय परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार। तो इसका आंसर है आपका क्या, एकल परिवार। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका कथन और कारण। ठीक है, क्या है, कथन और कारण है। कथन है आपका, अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। रीजन है आपका, कारण, भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ए और तथा आर दोनों सही है तथा आर से ए की सही व्याख्या है। बी है आपका, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर से ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है आपका, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी है आपका, ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, क्या है इसमें से, तो देखिए जो अब हिंदू परिवार को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है, ये आपका कथन भी सही है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है, भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है, ये भी क्या है, सही है। देखिए, हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार के रूप में माना जाता था, परंतु पश्चिमी विचारधारा के फलस्वरूप विवाह एक संविदा का रूप लेता जा रहा है। अब यह अटूट ना होकर एक समझौते के रूप में दिखाया जाने लगा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पश्चिमी विचारधारा का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट है आपका, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है किससे? अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से, या अपने मृत भाई की विधवा से। ठीक है, तो ये क्या है? देखिए, देवर विवाह तब संपन्न होता है जब समाज में पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री को पति के भाई से विवाह करने की अनुमति दी जाती है। तो इस तरह के विवाह को क्या कहते हैं? इस तरह के विवाह को कहते हैं देवर विवाह। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा इसका? आपका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश। यह किसने कहा है? ये किसका कथन है? हेनरी मैन का, आईपी देसाई का, सीबी मेमोरी का, या इरावती कर्वे का? तो देखिए, ये जो आपका कथन है ना, सीबी मेमोरी ने क्या कहा था? सीबी मेमोरी ने कहा था संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका सीबी मेमोरी ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, लेविरेट विवाह है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, या भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो लेविरेट क्या है? लेविरेट है आपका दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये लेविरेट को ही क्या कहा जाता है? देवर विवाह कहा जाता है। अभी आपने ऊपर देखा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1936 में, 1947 में, 1948 में, या 1952 में? तो आपसे पूछा जो औद्योगिक औद्योगिक विवाद अधिनियम है, ये कब पारित किया गया था? देखिए, जो आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम है, ये पारित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी 1947 में। ठीक है, देखिए, यह मुख्यतः औद्योगिक विवाद की रोकथाम और निपटारों के लिए बनाया गया था, जिससे उससे जुड़े समस्त विवादों का त्वरित सुलभ निपटान हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है इनमें से कौन सा? गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, या प्रजापत्य विवाह? जो प्रेम विवाह है आपके, जो लव मैरिजेस होती हैं, इसका जो आपसे पूछ रहा है प्राचीन काल में इसका जो परंपरागत, जो इसका ट्रेडिशनल नाम है वो क्या है? देखिए, जो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है ये है गंधर्व विवाह। ठीक है, देखिए, कन्या और वर की परस्पर सहमति के बाद जो विवाह होता है वो गंधर्व विवाह कहलाता है। वर्तमान में देखा जाए तो प्रेम विवाह इस प्रकार के विवाह का ही एक परिवर्तित स्वरूप है। प्राचीन काल में इस प्रकार के विवाह का एक स्वरूप स्वयंवर भी कहा जाता था। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है गंधर्व विवाह। नेक्स्ट देखिए, परिवार की सफलता की कुंजी है क्या? सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? परिवार की सफलता की कुंजी है। तो परिवार की सफलता की कुंजी क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सफल दाम्पत्य समायोजन। ठीक है, देखिए, पति पत्नी के बीच सफल दाम्पत्य समायोजन परिवार की सफलता की कुंजी है। वैवाहिक समायोजन दाम्पत्य जीवन की सफलता, पारिवारिक स्थायित्व तथा परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों के उचित पालन पोषण एवं विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है कौन? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, या इनमें से सभी। ठीक है, तो भारत की जो केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है ये कौन सी है? ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जो आपकी ये तीनों ही हैं, ये क्या है? भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, देखिए, केंद्र सरकार के निकायों में काम कर चुके वरिष्ठ नागरिकों, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी जरूरतों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा CGHS के जरिए पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजीकरण आरंभ होता है घर में, पड़ोस में, विद्यालय में या कॉलेज में? ठीक है, ये कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। समाजीकरण बच्चे का कहाँ प्रारंभ होता है? तो बच्चों में समाजीकरण का जो आरंभ होता है वो घर में होता है। घर को ही बच्चों की प्रथम पाठशाला तथा माता को बच्चे का प्रथम शिक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है कब? जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि जो परिवार है वो वित्तीय जिम्मेदारी से कब मुक्त होगा? जब बच्चे क्या हो जाएंगे? सेटल्ड हो जाएंगे, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा, जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली दवा है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? मलेरिया रोधी दवा, रेबीज रोधी दवा, डेंगू रोधी दवा या मधुमेह रोधी दवा? तो ये जो RMAB है अर्थात जो रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, एक रेबीज विरोधी दवा है। ठीक है, क्या विरोधी दवा है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेबीज विरोधी दवा है। ठीक है, देखिए रेबीज क्या है? रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। RMAB का फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए, इसका है रेबीज, R फॉर रेबीज, M फॉर ह्यूमन, A फॉर मोनोक्लोनल। ठीक है, सॉरी वो है आपका A में वही आएगा ह्यूमन मोनोक्लोनल। ठीक है, और आपका एंटीबॉडी RMAB का पूरा जो नाम है ये है आपका रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसका है आंसर बी, रेबीज। और रेबीज क्या है? रेबीज एक बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय कारण, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, आनुवांशिक संशोधन या ट्रांसमिशन? तो आपसे पूछ रहा है सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो देखिए जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये आपका कैंसर का कारण नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये कैंसर होने के कारण हैं। ठीक है, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार कैंसर के लिए जो सामान्य कारक है वो निम्नलिखित है। आपको ये भी पूछा सकता है कि WHO के अनुसार आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से कोई 3 होंगे और एक नहीं होगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि WHO के अनुसार कैंसर के लिए जिम्मेदार सामान्य कारक कौन से हैं। देखिए कौन कौन से हैं WHO के अनुसार। पहला है आनुवांशिक, नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक, नेक्स्ट है आपका उम्र से संबंधित, उसके बाद है आपका खराब आहार का सेवन, नेक्स्ट है इन्फेक्शन, नेक्स्ट है खराब प्रतिरक्षा, नेक्स्ट है दवाएं और चिकित्सा उपचार, नेक्स्ट है सूजन संबंधी विकार। तो ये जो 8 सामान्य कारक है ये WHO के अनुसार कैंसर होने के लिए जिम्मेदार कारक हैं, जबकि जो आपका ट्रांसमिशन है ये कैंसर का कारण नहीं है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था? यहाँ पर आपसे पूछा था नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, विशिष्ट कणमय पदार्थ या परागकण? ठीक है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? तो आपका जो हे बुखार है ये होता है किसकी उपस्थिति के कारण? प्रदूषित हवा में परागकण की उपस्थिति जो है वो हे बुखार के प्रमुख कारणों में से एक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो प्रदूषित हवा में जो परागकण होते हैं, जो पोलन होते हैं, उनकी उपस्थिति से हे बुखार मतलब इसके प्रमुख कारणों में से एक है। हे बुखार को एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। हे बुखार जो आपका है, ठीक है, हे बुखार है, इसका अन्य नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका अन्य नाम है एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, और इस बीमारी में सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें आंखों में खुजली होना, छींके और साइनस प्रमुख है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वी परेटो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को लोमड़ी और शेर के वृतांत के आधार पर वर्णित किया। इनका संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है?
आप सभी को याद आ रहा होगा कि ये किसी पिछले प्रैक्टिस सेट में आपने देखा है, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। ये किसका है? देखिए कौन सा सिद्धांत है? उद्विकासी सिद्धांत, नव उद्विकासी सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो आप लोग को याद आ रहा होगा क्या कि जो वी पेरेटो यानी कि जो विल्फ्रेडो पेरेटो हैं, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से ये संबंधित है और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को लोमड़ी और शेर के वृत्तांत के आधार पर वर्णित किया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चक्रीय सिद्धांत। देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, लिखिए वी पेरेटो सामाजिक परिवर्तन, ब्रैकेट में लिख लीजिए लोमड़ी और शेर और उसके आगे डैश करके लिख लीजिए चक्रीय सिद्धांत। बस इतना ही भाई, इतना भी अगर आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में जो बाकी आपको चीजें एक्सप्लेन की गई हैं वो तो आ ही जाएंगी ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संघर्ष में उन सभी गतिविधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? मीड ने, डीपी मुखर्जी ने, मैकाइवर एवं पेज ने या रॉबर्ट रेडफील्ड ने? ये रेलफील्ड नहीं है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड है, ये ड होगा, ठीक है, रेडफील्ड ने। तो ये किसने दी है? ये परिभाषा जो है आपकी, ये परिभाषा आपकी दी है मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है। संघर्ष में उन सभी गतिविधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। ये परिभाषा आपकी दी है समाजशास्त्रियों मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट देखिए, गरीबी के प्रमुख कारण हैं जनसंख्या का दबाव, निम्न पूंजी का निर्माण, मांग का अभाव या उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो गरीबी के प्रमुख कारण है, आपको पता होगा ये तीनों ही इसके कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए गरीबी के निम्न कारण हो सकते हैं जो इस प्रकार है, निम्न पूंजी निर्माण, मांग का अभाव, जनसंख्या का दबाव, आधारभूत संरचनाओं का अभाव, सामाजिक व्यवस्था का अभाव और जो कल्याण व्यवस्थाएं हैं इनका अभाव, निम्न प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही लो होना, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये गरीबी के कारण है, गरीबी के प्रमुख कारण है, ठीक है, ये सारे। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही इसके कारण है। नेक्स्ट देखिए, किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? शिक्षा को बढ़ावा देकर, कम जनसंख्या के फायदों को बताकर, बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं द्वारा या उपर्युक्त सभी। क्या आपसे पूछा है किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए तो ये भी क्या है, किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, कम जनसंख्या के फायदों को बताना और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रयोग, ये तीनों ही क्या है इसमें शामिल है, ठीक है, ये तीनों ही सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? फरवरी 2002 में, फरवरी 2000 में, मार्च 2002 में या मई 2000 में? आपसे पूछा है जो भारत की जो नई जनसंख्या नीति थी इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा आपको याद रखना है की गई थी 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 2000 में, ठीक है। कब की गई थी? तो ये आपकी जो नई जनसंख्या नीति है इसकी घोषणा की गई थी 15 फरवरी सन 2000 में। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2000। बस इसके आगे क्या लिख लीजिए? 15 और लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। आपसे पूछ रहा है जो जननी सुरक्षा योजना है इसके संबंध में जो 4 पॉइंट आपके दिए गए हैं, कोई 3 सही है, 1 गलत है, और जो आपका असत्य कथन है, जो आपका असत्य पॉइंट है, उसी को आपको क्या करना है? उसी को छांटना है। देखिए पॉइंट, इसका लक्ष्य संस्थागत प्रसव की दर को बढ़ाना है, इस योजना में नकद सहायता का प्रावधान है, इसका लक्ष्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, या इस योजना में केंद्र राज्य भागीदारी 60-40 की है, यानी कि जो केंद्र का इसमें हिस्सा है वो 60% है और जो राज्य का हिस्सा है वो 40% है। तो इसमें से कौन सा असत्य कथन है? और देखिए इसमें से जो आपका है ऑप्शन डी, ये क्या है? ये कथन
असत्य है। ठीक है, देखिए गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लक्ष्य के साथ 12 अप्रैल 2005 को यह योजना शुरू की गई थी। और ये जो योजना है ये 100% यानी कि जो 100% ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें जो राज्य है इसकी कोई भी भागीदारी नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ना ऑप्शन नंबर डी में आपका केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी है 60-40 की, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से केंद्र की योजना है और इसका जो वहन है ये पूरी तरह से 100% ये केंद्र द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। जो एक गलत पॉइंट था वो था आपका ऑप्शन डी, और आपको गलत पॉइंट ही छांटना था, तो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन ई? तो कौन सा जो विटामिन है हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो ये है आपका विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, सॉरी। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको क्या याद रखनी है, जो विटामिन ए है इसका रासायनिक, आपसे विटामिन जो है उनके रासायनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है ये है रेटिनॉल। क्या नाम है विटामिन ए का रासायनिक नाम? विटामिन ए का रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। और एक चीज आपको क्या पता रखनी है, जो विटामिन ए है आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि जो विटामिन है कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सी वसा में घुलनशील नहीं है। तो जो विटामिन ए है ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, और ये वसा में घुलनशील है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबंध विकास तथा उन्नति की अवस्था है कौन सी? मौखिक अवस्था, जननांगी अवस्था, मातृत्व अवस्था या अव्यक्तता अवस्था? कौन सी भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबंध विकास तथा उन्नति की अवस्था है आपसे पूछ रहा है। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी जननांगी अवस्था। ठीक है, देखिए जननांगी अवस्था शिशु की वह अवस्था है जब शिशु गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा होता है। इस दौरान शिशु का विकास होता है और जननांगी अवस्था का वर्णन सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी पुस्तक 3 Essays on the Theory of Sexuality में किया है। ठीक है, ये पुस्तक आई थी आपकी 1905 में, जिसे उन्होंने 1915 में इसे प्रतिपादित किया था। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जननांगी अवस्था है ये कॉन्सेप्ट आपका किसने दिया था? तो ये आपका किसने दिया था? ये जो जननांगी अवस्था है इसका वर्णन किसने किया है? तो इसका वर्णन आपका किया है सिगमंड फ्रॉइड ने। क्या नाम है? सिगमंड फ्रॉइड ने जननांगी अवस्था का जो वर्णन है ये किया है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी किस पुस्तक में जननांगी अवस्था का वर्णन किया है? तो बुक का नाम याद रखिएगा 3 Essays on the Theory of Sexuality 1905। ठीक है, याद रखिएगा, इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीक्लैम्पसिया वाली एक गर्भवती रोगी को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट विषाक्तता की संभावना में तैयार रहने के लिए नर्स को बिस्तर के पास क्या रखना चाहिए? ठीक है, आपसे पूछ रहा है एक गर्भवती महिला है जो प्रीक्लैम्पसिया से पीड़ित है और उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है। क्योंकि जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये थोड़ा सा विषाक्त होता है। मैग्नीशियम सल्फेट विषाक्तता की संभावना में तैयार रहने के लिए जो नर्स है उसको, जो पेशेंट है, जो गर्भवती महिला है, उसका जो बेड है उसके पास क्या रखना चाहिए? नेलाइन, ऑक्सीजन सेक्शन उपकरण या कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो क्या रखना चाहिए? तो देखिए यदि जो प्रीक्लैम्पसिया है वाली एक गर्भवती रोगी है उसको मैग्नीशियम सल्फेट यदि दिया जा रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट की जो विषाक्तता होती है, जो सल्फेट टॉक्सिसिटी होती है, की संभावना में तैयार रहने के लिए नर्स को बिस्तर के पास हमेशा कैल्शियम ग्लूकोनेट रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा डी। क्या रखना चाहिए हमेशा बिस्तर के पास? कैल्शियम ग्लूकोनेट रखना चाहिए।
तो ये आपका आज का वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, इसके 2 पार्ट और आएंगे, जिसमें हम 51 से लेके एक में 75 तक क्वेश्चन कर लेंगे और नेक्स्ट में हम 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपके सिर्फ इसमें आधा प्रैक्टिस सेट 13 और 14 और 15 सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट बचे हैं। उसके बाद आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी और इस बुक के कंप्लीट होते ही हम अपनी एक नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम मुख्य सेविका के लिए कंप्लीट थ्योरी और उससे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, और जितने पॉइंटर्स निकलते हैं और उसी के साथ साथ जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल से जुड़े रहिए और क्या करिएगा, एक बार वीडियो आप कंप्लीट नॉर्मल स्पीड में देखिए, उसके बाद एक बार स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार आप पूरा पढ़ेंगे और जस्ट बार रिवीजन कर लेंगे तो आप चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर के लिए बैठ जाती हैं। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।